कौन सी कैटेगरी के केसेस ज़्यादा आते हैं आपके पास? 60% इन्वेस्टिगेशन केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस होते हैं। 60%? एक सर्वे के मुताबिक 9th-10th के बच्चे दे आर गेटिंग सेक्सुअली एक्टिव। ज़्यादा चीट कौन करता है, लड़का या लड़की? जो मेरा अनुभव है उसमें मैं महिलाओं को ज़्यादा देखो, केस आया मेरे पास में। लड़का ने बोला कि लड़की ने शादी के बाद आज तक मुझे हाथ भी लगाने नहीं दिया, हम कभी साथ नहीं सोए। जब हमने इसके ऊपर इंक्वायरी करी तो यस, लड़की चीट कर रही थी। हम कैसे पता कर सकते हैं हमारा कोई पीछा कर रहा है? आरुषि तलवार केस हुआ जो आज तक भी अनसॉल्व्ड है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि कौन खूनी है, किसने मारा? सबसे पहले चैनल पे कहने वाला मैं ही था कि ये पेरेंट्स द्वारा ही किया गया था। नमस्कार, मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोडेंट टॉक्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ रिनाउंड डिटेक्टिव मिस्टर शिव कुमार राघव। और आज हमने उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करी है, जैसे प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बढ़ते डाइवोर्स रेट, और हम कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, आप पे कोई नज़र रख रहा है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप पे कोई नज़र रख रहा है या नहीं, और भी बहुत कुछ। और आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी लगने वाली है। सो लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं राघव जी? नमस्कार, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका वापस से हमारे चैनल पर। थैंक यू। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू। तो सर सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जी जी। आप बेसिकली किस कैटेगरी के केसेस ज़्यादा डील करते हैं? आपने आई गेस हज़ारों में केस डील करे होंगे, तो कौन सी कैटेगरी के केसेस ज़्यादा आते हैं आपके पास? आशु, इन्वेस्टिगेशन लाइन में जी। जो भारत में इन्वेस्टिगेटर्स काम कर रहे हैं, लगभग 60% इन्वेस्टिगेशन केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस होते हैं। 60%? सर ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है। हाँ, ये बात सच है कि डिटेक्टिव्स के पास जो बिजनेस आ रही है उसमें 60 से 65% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस आ रहे हैं, और जो कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओके, तो सर ये इतना बड़ा नंबर जब है तो डेफिनेटली आपने भी बहुत केस लिए होंगे, डील करे होंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या मेजर रीज़न है इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का? बहुत सारे कारण हैं सर बताना, स्टार्ट करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो आजकल हो रहे हैं समाज में, उसके पीछे मुख्य कारण है कि आध्यात्मिक पतन। आध्यात्मिक पतन कहें तो? देयर इज नो फियर ऑफ गॉड। ओके। आजकल के बच्चों को ये भी नहीं है कि समाज क्या कहेगा, परिवार की इज्जत क्या होती है। तो क्या हो गया? हाँ, वही तो क्या हो गया वाला जो फैक्टर है ना, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं समाज में चल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे दोस्ती कर लेते हैं। यानी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, एक सर्वे के मुताबिक 9-10 साल के बच्चे, या फिर जो लड़के 10वीं तो ज़्यादा हो गया, 9th-10th के बच्चे दे आर गेटिंग सेक्सुअली एक्टिव। अब आपने मोबाइल तो उसको 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में पकड़ा दिया, और शादी की उम्र धकेल दी 25 से 28 साल। अब आप कल्पना करिए, उस बच्चे ने, उस लड़की ने या लड़के ने 13 साल से 28 साल तक कितनी दोस्ती की होंगी। अब उसकी शादी होती है, फर्ज कीजिए उसकी शादी होगी 25 साल में। नाउ देयर इज ए कंपैरिजन। ओके। वो सोचेगी अगर लड़का वाकई में अच्छे घर से सीधा लड़का है, यहाँ पे आप जरा गौर करना, जितने भी लड़के मारे जा रहे हैं, जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं जी, उनका परिवार सीधा है। अच्छे घर के लड़के हैं, संस्कारी लड़के हैं, अच्छा कर भी रहे हैं अपनी लाइफ में, कमा रहे हैं, बिजनेस में भी अच्छे हैं, दे आर डूइंग वेल इन देयर प्रोफेशन। बिल्कुल। और ये लड़के मारे जा रहे हैं। यानी कि ये परिवार काफ़ी सीधा था और वो हादसे का शिकार हुआ। लड़की शातिर थी जी, और लड़की का जो पुराना अफेयर था वो रिचार्ज हो गया। एक कारण ऐसा भी है कि जी, वाइफ हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं है, मेंटल सिक्योरिटी नहीं है, या व्यवहारिक डिस्प्यूट है जी, या फिर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, किसी प्रकार की परिवार में मेंटल इनसिक्योरिटी है। इस परिस्थिति में कहीं पर कोई फ्रेंडशिप रिचार्ज हो जाना, पुरानी फ्रेंडशिप रिचार्ज हो जाना, ये कारण हो सकता है। कुछ केसेस एज पर ए रिपोर्ट बाय डिटेक्टिव राजीव, जो कि आजकल एक ट्रेंड चला है समलैंगिक होमोसेक्सुअल्स। ओके, हाँ, यानी कि मालूम पड़ा कि हस्बैंड होमोसेक्सुअल है, वो पत्नी के साथ खुश नहीं है जी, या फिर लड़की होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही होगी
वो पति के साथ खुश नहीं पति के साथ खुश नहीं है। कभी कभी ऐसा भी है कि हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, वो बिजनेस में बहुत बिजी है, वो टाइम नहीं दे पा रहा बिल्कुल। है। इस परिस्थिति में भी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है। ओके। और दूसरी रिपोर्ट एक एनजीओ ने एक सर्वे किया था, उसके मुताबिक प्री मैट्रिमोनियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गर्ल, यानी कि अगर पत्नी शादी से पहले किसी के साथ फ्रेंडशिप में थी तो अगर वो रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड हो गई और हस्बैंड के पास समय नहीं या किसी प्रकार से पत्नी पति के साथ में खुश नहीं है और पुरानी फ्रेंडशिप रिचार्ज हो जाती है, तो इसमें भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ओके। तो सर ये जो किलिंग्स हो रही हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि हस्बैंड को मार दिया जा रहा है उनकी वाइफ द्वारा, तो सर ये क्यों हो रहा है? आप पूछना चाह रहे हैं कि जो कि आजकल हम लोग टीवी पे देख रहे हैं कि बहुत सारी हत्याएं हाँ जी। समाज में पेश आ रही हैं हाँ जी, कि बिल्कुल। पत्नी ने पति की हत्या कर दी, ड्रम में डाल दिया कोई अपने। इसमें सबसे बड़ा कारण है ऑप्शन। ओके। ऑप्शन का मतलब लड़की के पास कोई ऑप्शन है। अगर आप कोई किसी कहीं काम करते हैं और आप दूसरी कंपनी में स्विच ओवर करना चाहते हैं, जब आपके पास ऑप्शन होगी तो यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स। आप फुल कॉन्फिडेंस में बात कर सकते हैं कि मैं कहीं पे मुझे या तो मेरी सैलरी बढ़ाओ या फिर मैं कहीं और चले जाऊंगा। यानी कि अब आपके पास ऑप्शन है। जब लड़की के पास एक खूबसूरत ऑप्शन है, जैसा कि वो समझती है कि वहाँ पे सिक्योर्ड है, देन दिस हैपेंस। इस केस में प्री मैट्रिमोनियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गर्ल, यानी कि शादी के पहले वो किसी के साथ इन्वॉल्व थी, शादी के बाद किन्हीं कारणों से इस परिवार से और इस लड़के से खुश नहीं है। प्रॉपर्टी, लड़के की प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, पैसा भी एक कारण हो सकता है कि उधर भी रह रही है और उधर भी मैनेज कर रही है। लेकिन मुख्य कारण ये है कि उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। लड़की के पास, पत्नी के पास एक ऑप्शन है। उसे लगा कि मैं तलाक, अच्छा वो तलाक ले सकती है लेकिन तलाक नहीं ले रही है। Okay. अच्छा बैठ के बात भी नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट है। इस केस में लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में या जो भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैट्रिमोनियल फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, उसके साथ डिस्कस किया। उन्होंने प्लान किया कि इसके जाने के बाद, इसके रास्ते से हटने के बाद प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी और उसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन क्योंकि वो पेशेवर कातिल नहीं है, इमेच्योर्ड हैं, उन्होंने मूर्खतापूर्ण कदम उठाया। एक बड़े ही अनप्रोफेशनल वे में लड़के की हत्या की और बाद में एक्सपोज हुए, पकड़े भी गए हैं डेफिनेटली। हाँ, अच्छा ये उदाहरण जब, जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में एक उदाहरण आता है, एक केस आता है कि हत्या हुई है, उसके बाद भी हत्या हो रही है और पकड़े जा रहे हैं। हाँ, दिस इज द इमेच्योरिटी। ओके। क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, न लड़की पेशेवर कातिल है, न उसके साथ में जो उसके सहयोगी हैं या बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल फ्रेंडशिप है, वो भी पेशेवर कातिल नहीं है, इसीलिए पकड़े जा रहे हैं। तो सर एक क्वेश्चन ये भी तो आता है, आप शादी कर ही क्यों रहे हो? अगर आपका पहले से ही बॉयफ्रेंड है, आप चाहते ही उसके साथ रहना हो, तो फालतू में आप एक नहीं, आप 2-3 जिंदगियाँ खराब कर रहे हो, 2-3 फैमिली भी खराब कर रहे हो। आशु, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी बिल्कुल। अभी मेरे पास एक केस आया है, कानपुर से आया है। बहुत ही संभ्रांत और रिच फैमिली है, इकलौता लड़का है जी। शादी हुई है। शादी के बाद लड़की किसी एमएनसी में काम कर रही है, गुड़गांव में है, लड़का फरीदाबाद में काम करता है। केस आया मेरे पास में, मैं लड़के से बात की जी। लड़का ने बोला कि लड़की ने शादी के बाद आज तक मुझे हाथ भी लगाने नहीं दिया, हम कभी साथ नहीं सोए। ओके। मैंने बोला तुमने उससे पूछा कैसा, उसका व्यवहार का कारण क्या है? लड़की बोलती है पहले हम एक दूसरे को समझ लें, पहले समझ लें। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रेम करने के लिए। तो मैंने लड़के से बोला कि भाई एक दूसरे को समझने के लिए तो शादी से पहले बहुत मौके आते हैं, हाँ, ये क्या रवैया है? बोला सर इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, जांच करके बताएं कि क्या कारण है, उसका जो स्ट्रेंथ बिहेवियर है ओके, वो क्या कारण हो सकता है। जब हमने उसके ऊपर इंक्वायरी करी तो यस, लड़की चीट कर रही थी, किसी के साथ इन्वॉल्व थी। हमने जब शैडो किया तो जहाँ पर भी जाती थी संदिग्ध जगह पर किसी के साथ में, वो सब हमने उसके प्रूफ्स निकाल के ऑडियो वीडियो
क्लिप्स निकाली, आपने रिपोर्ट दे दी। फोटो खींची, एक रिपोर्ट बना के दी। हम्म, चीज़ें सामने आई। जब सामने लड़की के साथ बैठे, बातचीत हुई, जब टेबल पे प्रूफ रखे तो माफ़ी मांगने लगी, नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक से रहूँगी, एक बार मौका दे दो। लेकिन आगे क्या हुआ आप समझ सकते हैं। बट सर क्या ये रुक गया? आप सवाल नहीं, ये है। आप इस पे गौर करें कि शादी हुई है और लड़की लड़के के साथ एक रूम में सोने के लिए तैयार नहीं है। हम्म, जब ऐसे समाज निर्मित होते जा रहा है, समाज में ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत होते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो सर ये जो समाज में जो चलन चला है, एकदम किलिंग्स हो रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, डिवोर्सेज हो रहे हैं, तो सर इसका आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो विषय सामने आ रहे हैं कि पत्नी पति की हत्या कर रही है या फिर पति आत्महत्या कर रहा है, इसमें अगर आप गहराई से जाएंगे, मैं लड़की के माता पिता को जिम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने अपनी लड़की को इस प्रकार ग्रूमिंग दी, उसका पालन पोषण कुछ इस प्रकार का किया कि वो एक क्रिमिनल माइंडसेट की बन गई। ओके। और ये इस तरह का व्यवहार और संस्कार बचपन से ही डाला जाता है, ना कि शादी के बाद में उसको कोई शरीफ घर की लड़की किलर बन गई या फिर एक आध्यात्मिक परिवेश, ऐसे आध्यात्मिक माहौल का परिवार हो और उसकी लड़की पति को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है, उकसा रही है, या फिर अपने मित्र के साथ मिलकर, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर रही है। इसमें लड़की के माता पिता को उसके पारिवारिक और सामाजिक परिवेश को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। अपने हमारे सामाजिक परिवेश को, अपनी कानून व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि आजकल लड़कियाँ ऐसे निर्णय ले रही हैं, ऐसी साजिशें कर रही हैं जो कि समाज के लिए, हमारे समाज के ऊपर एक काला धब्बा है। ये चीज़ें सरकार को, समाज को, परिवार को एक साथ मिलकर रोकनी चाहिए। तो सर आपने इतने केसेस डील करे हैं, तो आपके हिसाब से ज़्यादा चीट कौन करता है, लड़का या लड़की? इसका उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे पास जो केसेस आए हैं, जो मेरा अनुभव है, उसमें मैं महिलाओं को ज़्यादा देख रहा हूँ। हाँ, देख रहा हूँ कि वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो रही हैं। ओके। तो सर आप कोई केस हमसे शेयर करना चाहेंगे? एक केस है गाज़ियाबाद का ही है। ओके। अपनी पत्नी की आदतों से एक पति इतना परेशान था, उसने कहीं से हमसे अप्रोच करके हमसे संपर्क किया ओके। कि सर आप इसके ऊपर थोड़ी जांच करिए। हमने जांच करी, सर्विलेंस की, गाड़ी में ट्रैकर लगाए और कुछ चीज़ें निकली, लेकिन ज़्यादा कुछ बड़ा सबूत हम पेश नहीं कर पाए। ओके। उन्होंने घर पे मीटिंग करी। वो लड़का बोलता है कि मेरी बहनें और मेरी बुआएं बोलती हैं कि ये जो बच्चा है तेरा जी 5 साल का, ये भी तेरा नहीं है। ओके। अब बात यहाँ पर आई, उनका निर्णय ये हुआ परिवार का कि इसका डीएनए टेस्ट कराते हैं। ओके। हमने डीएनए टेस्ट कराया प्राइवेट एजेंसी से, ठीक है। और डीएनए में बेटा जो था अपने ही पापा का था, यानी कि उसी हमारे क्लाइंट का ही था। ठीक है। और हमने एस्टेब्लिश किया कि ये लड़का तो तुम्हारा ही है। वो बेचारा इतना खुश हुआ, बोला भाई साहब देखो इसकी आंखें भी मुझसे मिल रही हैं, इसके लिप्स भी मुझसे मिल रहे हैं, और कहाँ पर ये उसकी मेंटल स्टेट ऐसी थी, इतना कंफ्यूज था कि वो बच्चे को भी अपनाने को तैयार नहीं था। ओके। लेकिन हमने जो जांच की और उसको एस्टेब्लिश करके दिया कि ये बच्चा तेरा ही है, एक फैमिली को हमने टूटने से बचाया। सर काफ़ी अच्छा काम किया आपने ये वाला। ओके। तो सर आप कोई ऐसी मुझे वियर्डेस्ट क्लाइंट की कोई डिमांड बताएंगे जो आपको भी बहुत अजीब लगी हो? यार ये क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है? एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट क्लाइंट है हमारा। ओके। क्लाइंट नहीं था, मेरा दोस्त था। ओके। उसने किसी के पास हमें रिकमेंड किया, ही इज़ ऑल्सो ए बिग शॉट। तो उन्होंने हमसे मीटिंग करी, पहले उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। जब उनको लगा कि हाँ ये आदमी काम कर सकता है, तो उसने बोला कि मैं जब शाम को आज घर निकलूँगा अपने ऑफिस से, आप मेरा पीछा करो। अच्छा। क्योंकि ऐसे केसेस हम हैंडल कर चुके हैं, मैं समझ गया। तो सर वो खुद ही अपना पीछा करवा रहा है, तो वो आपका टेस्ट लेने के लिए कर रहा था या फिर कुछ और? अच्छा, ठीक है। उसको शक था हाँ कि उसका पीछा करता है कोई। अच्छा। उसको मतलब काफ़ी डर था कि उसका पीछा लगातार हो रहा है। उसने बोला कि एक सप्ताह
आप अपने ऑफिसर के साथ जब मैं यहाँ से निकलूँगा, बड़े ही डिस्टेंस मेंटेन करके, बड़े ही सिक्योर्ड तरीके से आप मेरा पीछा करिए और देखिए कि मेरा पीछा तो कोई नहीं कर रहा है। जी। हमने किया और किसी को पकड़ा भी, कोई उसका पीछा करता था, कर रहा था। ओके। हमें उनको पकड़ा, उसकी गाड़ी को हमने रोक के, मालूम भी पड़ा हमें कि क्यों कर रहा है। तो उसने केस की गहराई में जब गए, मालूम पड़ा मेरा दोस्त ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। अच्छा, उनकी वाइफ नहीं लगा रखा था। अरे। तो वो उनके पीछे जो था कोई डिटेक्टिव था जिसको मैं जानता था। बाद में मालूम पड़ा कि वो हमारे ही एसोसिएशन का सदस्य है। ओके। बोला राघव साहब आई एम इन ड्यूटी। हाँ, बात भी सही है। फिर बता दिया मैंने कि ऐसे तुम्हारा पीछा कोई कर रहा है। मैंने बताया नहीं कि मेरे को जानता है। ओके ओके, आपके यूज का है। मैंने बताया कि जेन्युइनली काम कर रहा है, इज ऑन ड्यूटी। ठीक है। मैं भी ड्यूटी भी कर रहा हूँ, वो भी ड्यूटी कर रहा है। हाँ, ये भी है। तो सर, एक हमारे जैसे नॉर्मल इंसान, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा कोई पीछा कर रहा है? हाँ, अच्छा, ये बता के मैं अपनी दुकान बंद कर दूँ? मतलब सर कुछ तो बता सकते हैं, छोटा इसका मोटा। मतलब मैं एक कॉम्पिटिटर तैयार कर रहा हूँ। नहीं सर, मतलब कुछ भी छोटे जब मोटे। कभी आपको ऐसा शक हो कि आपके ऊपर कोई सर्विलेंस कर रहा है या आपका पीछा कर रहा है, तो जब आप घर से निकलते हैं तो आप गाड़ी को किसी मोड़ पे इस प्रकार मोड़िए और नज़र रखिए कि क्या आपके साथ ही कोई दूसरी गाड़ी मुड़ रही है। हो सकता है कि नेचुरली एक गाड़ी मुड़े, दूसरे मोड़ पर कहीं मोड़िए, तीसरे चौथे मोड़ पे उसको मोड़िए और नज़र रखिए कि क्या वो गाड़ी बार बार आपका पीछा कर रही है। देन फिर आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं या फिर उसको जाके गाड़ी रोक के पूछ सकते हैं कि हु आर यू। ओके। या उसको पीछा करने दीजिए। आप अनभिज्ञ अनजान बने रहिए कि मुझे पता ही नहीं तू मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, ये भी एक तरीका है। उसके पीछे फिर काउंटर सर्विलेंस लगाइए, मुझे बताइए, मैं पकड़ता हूँ उसको। ये भी सही है। तो सर, ऐसा कभी हुआ है कि आप कोई मिशन कर रहे हो और वो मिशन फेल हो गया हो किसी वजह से? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन हमारी गलती से नहीं, हमारे ऑफिसर्स की गलती से नहीं हुआ। ओके। क्लाइंट की गलती से हुआ है। तो सर, कोई केस आप बताना चाहें? जैसे कि मैं कोई केस आया हमारे पास और वो एक्स्ट्रा मैरिटल ही था। इसी बीच में जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जी। ऑपरेशन वाज ऑन, केस हमारे हाथ में था। जी। उसने गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी से बोल दिया कि तेरी एक एक हरकत पे नज़र रखे हुए हूँ, तू कहाँ जाती है, क्या करती है। उसके बाद हम कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि पत्नी अलर्ट हो चुकी थी। ओके, अब उसको पता चल गया था कि हाँ, मेरे को नज़र रख रहा है। तो फिर हमने बोला कि कुछ दिन ब्रेक लीजिए, 2-3 महीने बाद केस को फिर से टेक ओवर करेंगे हम। ओके सर। तो सर, आपने कभी कोई केस सॉल्व करने के लिए डेटिंग ऐप का यूज़ किया है? कुछ डिटेक्टिव्स जो नए नए डिटेक्टिव्स बने हैं, जो लर्निंग प्रोसेस में हैं, जी। वो इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, हथकंडे अपना रहे हैं। हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं, ओके। फिज़िकल सर्विलेंस करते हैं, मोबाइल्स को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। साइबर डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट, उनकी ट्रैकिंग करते हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल इस रेटिंग प्रकार वगैरह की नहीं करते क्योंकि कभी कभी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से केस ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सर, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो कोई केस मिला, लेकिन उसमें निकल कुछ और गया? हाँ, कई बार ऐसा एक कॉमेडी सीन क्रिएट हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के दरमियान। जी। एक प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी हम कर रहे थे जयपुर में, और जब हमने लड़की के बारे में आस पड़ोस से और अन्य अपने सोर्सेज से इंक्वायरी की, तो सबने जो हमारे पास प्रूफ गैदर हुए, जो जांच में पाया गया कि लड़की तो अच्छी थी, लेकिन लड़की की माँ के कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ये क्या? अच्छा, सेम इसी तर्ज पे एक केस हमें गाजियाबाद से भी आया था। ओके। वो केस बहू ने हमें दिया ओके। और बोली कि मेरे ससुर साहब हैं, वो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जी। उनकी उम्र 55 साल है और वो शायद अपनी 23 साल की रिसेप्शनिस्ट से ही उनकी फ्रेंडशिप चल रही है। और ये सही निकला। हमने सर्विलेंस की, तो जब ऑफिस के बाद में जब वो साहब निकलते थे, रिसेप्शनिस्ट के साथ निकलते थे, करीब के ही किसी होटल में जाते थे, तो जब हमने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे जाते हैं, तो हमने बोला कि हम कब तक फ़ोटो खींचते रहें, आप आइए रेड हैंड पकड़िए। जी। और हमने रेड हैंड पकड़वाया। ओके 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 सर। तो सर, ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए केस आया हो और उसमें आपने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज वगैरह देख के ही समझ गए कि क्या चल रहा है, या फिर उसके बोलने के तरीके से, उसकी मूवमेंट से पता चल गया कि हाँ, यही कल्प्रिट है?
हाँ, ऐसा हुआ कि एक कंपनी है जो कि जूसेस बनाती है, जी। उसका बहुत बड़ा गैलन का एक लॉट कंटामिनेटेड हो गया। लेकिन उन्होंने शातिराना अंदाज से क्या किया, प्लान किया कि इस लॉट को हम मार्केट में बेच देते हैं, ओके, खराब को। ख़राब को बेच देते हैं। ओके। और उन्होंने उस लॉट को सर्कुलेट कर दिया। कुछ शहरों से जब शिकायत आई तो उन्होंने पहला काम किया, डिटेक्टिव हायर किया ठीक है। कि कहीं पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा। और जब हमने जांच की, बोतल के ऊपर जो लेबल्स वगैरह थे जी, वो ओरिजिनल थे। वो ओरिजिनल थे। लेकिन हम कैसे कहें कि डुप्लीकेट हो चाहे गलत प्रोडक्ट हो, वो आप ही की कंपनी का है। और गहराई से जांच की। इसी बीच में कंपनी ने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी। अच्छा। ये सब कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कंपनी ने हथकंडे अपनाए थे, ताकि वो कह सकें कि हाँ, हमारे पास शिकायत है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, कहाँ से आ रहा है उसकी जांच करा रहे हैं। हमने डिटेक्टिव भी हायर किया है, पुलिस कंप्लेंट भी की है। और जब कंपनी के डायरेक्टर्स हमारे साथ थोड़ी नाटक करने लगे कि क्या पता किया है आपने, पता नहीं कर पाए, तो हमने उनको बताया कि ज़्यादा मत बनिए, ये सारा का सारा आपका किया धरा है। ओके। और ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो हम समाज का और प्रशासन का साथ देंगे, आपको एक्सपोज कर देंगे। ये कंटामिनेट प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहा, आप ही की फैक्ट्री से जा रहा है। जी। फिर वो शांत हो गए। तो उसके बाद कुछ एक्शन वगैरह कुछ हुआ पुलिस उसके बाद फिर हमारा कोई लेना देना नहीं, वी आर द हायर्ड एजेंसीज। ओके। तो सर, आरुषि तलवार केस हुआ जो आज तक भी अनसॉल्व्ड है, तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है कि कौन खूनी है, किसने मारा होगा? देखिए आशु, इस केस को एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के लिए मैं तफ्तीश कर रहा था। ओके। और सबसे पहले चैनल पे कहने वाला मैं ही था कि ये पेरेंट्स द्वारा ही किया गया था। और फॉरेन कंट्रीज़ में, जी। जैसे कि ब्रिटेन हो गया या फिर फ्रांस हो गया, जब कोई मर्डर सीन क्रिएट होता है तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन, डिटेक्टिव, लॉयर और मीडिया, ओके। ये चार एजेंसीज एक साथ पहुँचती हैं ताकि क्राइम सीन को सिक्योर्ड रखा जाए और न्यायपूर्वक जांच हो और रिजल्ट निकालें, जी। सच्चाई तक पहुँचें। ओके। हमारे यहाँ पर उस क्राइम सीन पर सबसे पहले एक ऐसा पुलिस अधिकारी पहुँचेगा जिसको कि फॉरेंसिक की कोई नॉलेज नहीं है, क्राइम सीन को कैसे सिक्योर्ड रखना है उसे कोई जानकारी नहीं है। और इसी बीच क्या होता है, क्राइम सीन पूरा ख़राब कर दिया जाता है। फुटप्रिंट्स हो गए, बॉडी ऑर्डर हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गए, ये सारे शायद ख़राब कर दिए जाते हैं। बहुत कुछ क्राइम tamper हुआ था सीन सर को उस केस स्पॉइल और टेम्पर कर दिया जाता है। और हालात ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई सबूत ऐसा नहीं मिल पाता कि हम किसी एक को उसमें दोषी बना पाए, दोषी को साबित कर ढूंढ पाएँ या साबित कर पाएँ। ऐसा ही इसमें हुआ। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे जी। आपको समझ में आएगा सच्चाई क्या थी, लेकिन आप उस सच्चाई को पेपर में नहीं लिख सकते, ना ही बोल सकते। तो सर, आपने जैसा कहा कि आपको लगता है कि इसमें माता पिता की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये आप किस बिना पे कह सकते हैं? आप ज़रा वो क्लिप देखिए जब माता पिता को गिरफ्तार किया गया था। पूरे एपिसोड में जितनी भी आप क्लिप्स चैनल्स की और इंटरव्यूज़ की उनकी निकालेंगे, उस दरमियान मर्डर होने के बाद जी। उनके चेहरे पर कहीं पर भी ऐसा पछतावा नहीं है कि हमारी बच्ची मारी गई। कोई शिकन नहीं। उनके चेहरे पर एक ही भाव भंगिमा है कि हम कैसे बचें, कैसे बचें। क्योंकि पहले एक सीबीआई एजेंसी ने उसको इन्वेस्टिगेट किया था, उन्होंने बोला कि इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद याद करिए फिर दूसरी एजेंसी को हायर किया गया, उसने बोला नहीं जी, अच्छा वो सबूत पहले क्यों नहीं मिले, बाद में कैसे मिले, पता नहीं। अब मैं सामाजिक पुलिस प्रशासन वगैरह कैसे भारत में थाना कैसे काम करता है उसके ऊपर ज़्यादा गहराई से बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, शादी करने से पहले ऐसा क्या कोई लड़का देखे या फिर डिटरमाइन करे कि हाँ, ये चीज़ मैं देख लूँ ताकि मेरी शादी सही रहे, सफल रहे और मेरी भी आगे जाके मौत ना हो या फिर कोई डाइवोर्स ना हो? मैं इस प्रश्न को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे कि आप ये प्रश्न करें, मैं उसका उत्तर दूं। जी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लड़की से मिलिए,
ओके। लड़की से ही नहीं, उसके परिवार से मिलिए, लड़की की मैच्योरिटी देखिए, हम्म, उसकी रिलीजियसनेस की गहराई तक जाइए, हम्म, उसके व्यवहार को पढ़िए, उसकी पसंद नापसंद को देखिए, और उसको भी इतना मौका दीजिए कि वो आपको समझ सके। जब तक आपकी मेंटल मानसिक ट्यूनिंग नहीं बैठती, आप एक फ्रीक्वेंसी पर नहीं आते, तब तक मिलते रहिए। अपनी चॉइसेस, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, जी। आप क्या करना चाहते हैं, परिवार को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं। एक और मुख्य बिंदु, हम्म, आप लड़की के परिवार का, क्योंकि देखिए अशु, लड़का बहू को ब्याह के लाता है, ब्याह के लड़का लड़की के घर नहीं जाता। हाँ जी, बिल्कुल। जब वो घर में आएगी, सबसे पहले तो एक एज फैक्टर है, हम्म, क्योंकि उस उम्र के बाद में आप चेंजेस नहीं ला सकते। हाँ जी, बिल्कुल। समय से लड़के लड़की की शादी होनी चाहिए। हम्म, उसकी मैच्योरिटी देखिए आप, हम्म, उसकी उसको समझने की कोशिश कीजिए, और जब सारी चीज़ें मिलने लगें, तभी सोच को मिलाइए, कुंडली मिलाइए मत मिलाइए, सोच को मिलाइए, प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी कराइए। बिल्कुल। अच्छा, इस पूरे कवायद के बाद, हम्म, एक दूसरे को समझने के बाद भी अगर कोई क्वेरी है, फिर आप प्री मैट्रिमोनियल वेरिफिकेशन एनालिसिस करा सकते हैं। जी। जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाए, तसल्ली हो जाए, तब शादी के बारे में निर्णय लीजिए। राघव सर, मेरे को आप कोई 2-3 शॉकिंग केस बताओ। एक मेरा कॉर्पोरेट मित्र है, उसने एक लड़की पे नज़र रखने के लिए बोला। मैंने क्यों, क्या क्या मोटिव क्या है? बोले कि मैं इसको हायर करना चाहता हूँ Okay. HR में। हम्म, तो उन्होंने नंबर वगैरह दिए, उसका एड्रेस वगैरह दिया। मैंने डेप्थ में जब इंक्वायरी करी, लड़की क्लब जाती थी, ओके। और उसके बाद किसी टेक्निक द्वारा हमने जब उसकी मोबाइल नंबर की एनालिसिस की, हम्म, तो उस लड़की के नंबर्स कई पोर्न साइट पर अवेलेबल थे। ओके, फिर? हाँ, तब मेरे फ्रेंड ने बोला कि किसी के द्वारा रिकमेंडेड है, हाँ आप इस पे सर्विलेंस करिए। जी। हमने उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगाया हाँ, और सर्विलेंस पे रखा उसको। तो शी वॉज लाइक ए कॉल गर्ल, ओ, डाई हार्ड कॉल गर्ल। डाई हार्ड कॉल। ओके, वो दूसरे सिटीज़ में भी जाती थी, ओके। और उसका लेविश लाइफस्टाइल। हम्म, देन शी वॉज रिजेक्टेड। और कोई केस सर आप बताना चाहें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। मेरा एक दोस्त था, आयुर में काम करता था, और उसकी बेटी 10th में पढ़ती थी, पश्चिम बिहार की बात है। लेकिन जब वो स्कूल जाती थी, उसके पीछे 2 लड़के आते थे, छेड़ते थे उसको, ओके। और लगातार ऐसे एपिसोड्स हो रहे थे। तो उसने मुझे संपर्क किया, जी। भाई साहब इनका कुछ इलाज करो। मैंने उसके साथ सेटिंग करी, मैं बैठा, मैंने बोला कि देखो, इनके और कानूनी कार्रवाई करते हैं तो ये जेल से तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने बच्ची पे एसिड डाला या कुछ और दुर्घटना कर दी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको वाइजली हैंडल करते हैं। ओके। मैंने पूरा सर्विलेंस किया कि लड़के कितने बजे आते हैं, बाइक पे आते हैं कि पैदल आते हैं। उसके बाद मैं पूरी चीज़ को स्टडी करने के बाद मैं लोकल थाने में गया। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करी कि एपिसोड को इस प्रकार प्लान करना है, और वो मेरे ऑपरेशन के ऊपर एग्री हुए। ओके। दूसरे दिन लड़की जब स्कूल जा रही थी, तो मैं अपनी टीम के साथ उसको थोड़ा डिस्टेंस के साथ में फॉलो कर रहा था। जब वो लड़के आए पीछे से, पुलिस भी वहाँ पर तैनात थी आसपास में, उन लड़कों को हमने पकड़ा। पुलिस वाले आए, उनको थाने लेके गए। थाने में हमने कुछ ऐसी भूमिका बनाई कि उनको रात के 12 बजे तक बिठा के रखा, ओके। और उनको इस तरह से डराया कि न जाने उन पे कितने संगीन आरोप लगने वाले हैं, ड्रग्स के, अवैध हथियार के, कट्टा के, और उन्हें ये यकीन हो गया कि अब तो लंबे जाने वाले हम, ओके। बचने वाले नहीं हैं। हाँ, इसी बीच में एक पुलिस वाला बोला कि इसकी तो टांग में ही शाम को एनकाउंटर करते हैं, रात को इसकी टांग में गोली मारेंगे। ओके। जब उन्हें पूरा लग गया कि अब तो हमारे साथ कुछ न कुछ पुलिस दुर्घटना करने वाली है, हाँ, जब वो बिल्कुल टूट गए, देन मैंने
लड़की के पिता को यानी कि मेरे मित्र को बोला ओके। कि अब तुम आओ, एक्टिंग करो और बोलो कि नहीं भाई इनका भविष्य है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ ऐसा नहीं करेंगे ओके। और मुझे यकीन है कि बच्चे आगे से कोई गलती नहीं करेंगे, बेटी को नहीं छेड़ेंगे। और जब ये चीज़ें बातें होने लगी तो लड़कों को लगा कि हमें तो जीवन दान मिल रहा है, जी। हमारा तो एनकाउंटर हो सकता था। उन्होंने पैर वैर पकड़े, लड़की से राखी बंधवाई, बहन बोला और उस प्रकार से उसको केस को क्लोज़ किया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं जेल से छूट के आएंगे तो बदला बच्चे के साथ कोई दुर्घटना कर दें। उस वक्त चेहरे पे एसिड डालने की घटनाएं भी काफ़ी हो रही थी। जी। तो जब हमने ये ऑपरेशन प्लान किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया तो पुलिस वालों ने भी हमारी काफ़ी तारीफ़ करी और दोस्त तो मेरा बोला कि भाई आई एम प्राउड ऑफ यू। काम हो गया। और इस तरह से हमने एक बहुत ही वाइजली इस केस को हमने क्लोज किया। तो सर कोई जाते जाते आप एक एडवाइस देना चाहें ऑडियंस को? मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ, कुंडली मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराएं। जब तक कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पूरी तरीके से समझ न लें, शादी के चक्कर में शादी का निर्णय न लें। धन्यवाद। क्या बात है राघव सर, बहुत अच्छी एडवाइस थी आपकी और आई Thank गेस you, लोगों को आशु। समझ भी आएगी। तो सर एक हमारा सेक्शन होता है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम गेस्ट से कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं। जी। तो सर हम आपसे भी पूछेंगे। तो सर आप मूवीज़ वगैरह का शौक़ रखते हैं? ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, तो कोई फेवरेट एक्टर वगैरह हो कभी आपका? आशु। अरे बेस्ट आंसर सर। ओके। तो सर गाने वगैरह सुनते हैं? मैं रफ़ी साहब को ज़्यादा सुनता हूँ, गाता भी हूँ। ओके, गाते हैं सर आप? हाँ। गा के सुनाना चाहेंगे सर आप कुछ 2 लाइन रफ़ी साहब के कोई गाने की? नीरे गा गरे ग नीरे पामा गा सानी पामा गा रे मा गा रे सा, नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की। क्या बात है सर, क्या बात है। तो बहुत अच्छा गाते हैं सर आप। थैंक यू। तो सर कभी सोचा है आपने कुछ गाने वाने में भी करने का? हाँ, सोनू निगम को हटा के मैं ही जाने वाला हूँ। ये भी ठीक है। ओके। तो सर स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं आप? ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है आपका? ओके। सर बुक्स वगैरह का कोई शौक? नहीं, मैं लिखता हूँ। लिखते हैं सर आप बुक्स? सर आपने कोई बताया नहीं है तो सर कोई बुक आपने लिखी है अभी या लिख रहे हाँ, हैं? इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लिख रहा हूँ। अच्छा, लिख रहे हैं अभी आप? तुम्हारे द्वारा ही बुक का विमोचन कराएंगे। ये भी ठीक है सर। ये अगला एक पॉडकास्ट और करेंगे, उसमें उस बुक का क्या कहते हैं, पक्का इनॉग्रेशन जो कहते हैं उसको, वो करेंगे सर। ओके। तो सर आप किसी इंस्टीट्यूशन या संगठन से जुड़े हुए हैं? हाँ, बहुत सारे संगठन मुझसे जुड़े हुए हैं। ओके। तो सर आप एक बार अपने बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, आपकी कंपनी के बारे में ऑडियंस को। मैं डिटेक्टिव राघव, माय कंपनी नेम इज़ सेफ हैंड्स डिटेक्टिव्स। मैं 1996 से इसी प्रोफेशन में हूँ और प्रशासन के, समाज के कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद। ओके। क्या बात है राघव सर। तो सर आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है और हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो गए और आई गेस ऑडियंस भी काफ़ी कुछ समझी होगी, सीखी होगी। और थैंक यू सर फॉर गिविंग। धन्यवाद आशु, आप ज्वलंत मुद्दों को इस प्रकार उठाते रहते हैं, समाज को जागरूक करते रहते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।